हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये क्लास बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र और साथ ही विद्यालय प्रबंधन के क्या सिद्धांत हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हमने विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा और साथ ही उसके उद्देश्यों को भी पढ़ा है। तो आपने अगर उस क्लास को अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप बिना उस क्लास को देखे इस क्लास को देखते हैं तो आपको शायद ही थोड़ा बहुत कम समझ में आए। लेकिन अगर आपको विद्यालय प्रबंधन का अर्थ अच्छे से पता हो जाएगा तो आप विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत और क्षेत्र को जब पढ़ेंगे तो वो भी आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं विद्यालय प्रबंधन के क्या सिद्धांत होते हैं, क्या क्षेत्र होते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जो भी क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए जानते हैं विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले जानेंगे स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, विद्यालय प्रबंधन का जो क्षेत्र है, जो स्कोप है, ये बहुत ही व्यापक है। बालक के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही सुविधाओं को उपलब्ध करवाना विद्यालय प्रबंधन का ही एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए और होता भी है। इसके लिए इस क्षेत्र में उन सभी विषयों का समावेश हो जाता है जिसका संबंध चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रक्रिया से होता है। संक्षेप में विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र का कुछ वर्णन किया गया है। जो विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र हैं कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, पहला क्षेत्र हो जाता है विद्यालय के भौतिक साधन, पाठशाला हो गई या फिर विद्यालय भवन की साज सज्जा हो गई। तो ये सारी चीज़ें भी विद्यालय क्षेत्र के अंतर्गत ही आती हैं। अगले हैं छात्र, अध्यापक और प्रधानाध्यापक। ये मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं विद्यालय प्रबंधन के। अब आगे देखिए, अगला पॉइंट है अध्यापकों के क्या कार्य होंगे। पाठ्यक्रम, परीक्षाओं का प्रबंध करना, छात्रों का वर्गीकरण करना उनके एज के हिसाब से या फिर उनकी योग्यता के हिसाब से। अगला है समय सारणी का निर्माण करना, किस प्रकार से समय सारणी बनाई जाएगी विद्यालय के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत ही आती हैं। आगे देख लीजिए, रेड क्रॉस, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड जो सेवाओं का संगठन होता है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था कैसी होगी या फिर अनुशासन स्थापित करना है, किस प्रकार से स्कूल की आय और व्यय की देखरेख कौन करेगा। परिवार एवं स्कूल के बीच मधुर संबंधों की भी स्थापना करना। छात्रावास की देखभाल, छात्रों के व्यवस्था तथा खेल कूद की व्यवस्था करना, स्कूल कार्यालय के समस्त कार्यों की देखरेख करना। अगला पॉइंट है जो कि लास्ट है, कुशल व निर्धन छात्रों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाना। तो ये सारे जो कार्य हैं ये विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत ही आते हैं। ये विद्यालय प्रबंधन के मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट्स के ऊपर, यानी कि अब हम जानेंगे विद्यालय प्रबंधन के कुछ सिद्धांत के बारे में। कुछ प्रिंसिपल हैं स्कूल मैनेजमेंट को, उनको देखेंगे। वस्तुतः विद्यालय प्रबंधन एक व्यापक अर्थ वाला विषय है, ये तो सभी जान चुके होंगे अब तक, और उसके कुशल संचालन पर व्यक्ति व समाज का भविष्य निर्भर होता है। ये बहुत ही सटीक बात है कि अगर विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं होगा, विद्यालय अगर वातावरण अच्छा रखेगा तो, क्योंकि उसी के ऊपर तो बालक निर्भर होता है परिवार के बाद, तो इसलिए विद्यालय का वातावरण बहुत ही अच्छा होना चाहिए, उसी पर समाज का भविष्य निर्भर करता है। अतः शिक्षा का प्रबंध करने वाले व्यक्तियों को उन मूलभूत सिद्धांतों से भी परिचित होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि उनके सिद्धांत क्या हैं, जिन्हें कि लोकतंत्रीय समाज में मान्यता प्राप्त है। संक्षेप में विद्यालय प्रबंधन के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। हम एक एक करके बहुत सारे सिद्धांतों को यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पहला सिद्धांत हो जाता है विचार विमर्श करने का। विद्यालय प्रबंध का आधार जो है ये विचार विमर्श होना चाहिए, क्योंकि प्रधानाचार्य का कोई भी आदेश देने से पहले
इसके विषय में छात्र एवं अध्यापकों से विचार विमर्श कर लेना चाहिए। कोई भी आपको अगर जो प्रधान अध्यापक है उसको कोई भी फैसला बिना विचार विमर्श किए नहीं लेना चाहिए। वो छात्र चाहे हों या फिर अध्यापक हो, इन दोनों से उसको विचार विमर्श करना चाहिए किसी भी फैसले से पहले, और उसके पश्चात ही आदेश को पारित करना चाहिए, कोई भी फैसला लेना चाहिए। विचार विमर्श के दौरान यदि कोई भी विवादास्पद विषय उत्पन्न होता है, कोई भी लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उन पर भी आपसी विचार विमर्श के बाद ही सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाने चाहिए। तो ये होता है पहला सिद्धांत। अगला सिद्धांत है लचीलापन का, कि विद्यालय प्रबंध के नियमों को अत्यधिक कठोर ना होकर के काफ़ी लचीला होना चाहिए। जहाँ तक हो सके उसमें गतिशीलता होनी चाहिए और परिस्थितियों या फिर आवश्यकताओं में उनमें परिवर्तन किए जाने की संभावनाएं विद्यमान रहनी चाहिए। तो इसलिए लचीलापन होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। कठोर नियमों के होने से विद्यालय प्रबंधन में नवीन बातों का प्रवेश नहीं हो सकेगा और इसका स्वरूप अत्यधिक जटिल हो जाएगा, जिससे आज के प्रजातांत्रिक युग में अनेक समस्याएं भी आ सकती हैं, अनेक समस्याओं की संभावना भी हो सकती है। तो इसलिए विद्यालय प्रबंधन का जो सिस्टम है ये अत्यधिक लचीला होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये हो जाता है सेकंड सिद्धांत। अब हम अगले सिद्धांत की पर चलेंगे। अगला है मानवीय अधिकार। विद्यालय प्रबंधन में मानवीय अधिकारों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। विद्यालय प्रबंध करते समय मानवीय दृष्टिकोण क्या है और उनके आधारों को कभी नकारा नहीं जाना चाहिए, उनको कभी परेशान या फिर ना नहीं करना चाहिए। जो भी मानवीय अधिकार हैं उनको हम अनदेखा नहीं कर सकते। प्रधान अध्यापक को केवल आदेश ही नहीं देने चाहिए बल्कि सलाह करनी चाहिए। एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करके परामर्श के माध्यम से विद्यालय का प्रबंध करने का प्रयास करना चाहिए। अध्यापक तथा छात्रों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए तथा उन्हें मात्र मशीन समझते हुए सिर्फ उन्हें आदेश ही न दे, उनको एक अपने विचार विमर्श में भी शामिल करें, उन्हें सिर्फ आदेश ही नहीं देना चाहिए। तो ये होता है विद्यालय प्रबंधन का एक सिद्धांत, यानी कि मानवीय आधार। अब अगला देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है। विद्यालय प्रबंधन में सामूहिक उत्तरदायित्व का विशेष बल दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अध्यापक हो गया या फिर प्रधानाचार्य, अभिभावक एवं राज्य को सभी को मिलजुल कर विद्यालय का प्रबंध करना चाहिए और उत्तरदायित्व को स्वीकार करना चाहिए। इसे हम कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का मेल मिलाप हो जाना, यानी कि विद्यालय प्रबंधन करने से पहले हमें सभी को साथ में लेकर चलना है, सभी के साथ बातचीत या फिर विचार विमर्श कर कर ही विद्यालय प्रबंधन को अपनाना है, विद्यालय प्रबंधन को बनाना है। आगे देखते हैं। अगला है सहयोग तथा सहकारिता का सिद्धांत। सहयोग किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। आप कहते हैं ना कि अगर कोई काम अकेले किया जाए तो शायद ही वह कम अच्छा होगा, लेकिन अगर हम किसी के सहयोग से, किसी के सहकारिता से, किसी की मदद लेकर के अगर हम कोई कार्य करते हैं तो अवश्य ही वह काम बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर भी वैसी ही कुछ बात है कि सहयोग किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यही बात विद्यालय प्रबंध पर भी लागू होती है। विद्यालय प्रबंध में सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः विद्यालयों का प्रबंध छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों के परस्पर सहयोग पर आधारित होना चाहिए। तो ये भी हो जाता है एक विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत। अब अगला है चरित्र निर्माण कैसे करना है। तो विद्यालय प्रबंध में बच्चों के चरित्र निर्माण का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उनका नैतिक विकास कैसे होगा उस पर भी हमें बल देना है। नैतिकता के विकास से ही बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा और वह राष्ट्र के लिए एक उपयोगी नागरिक भी बन सकेगा। तो इसलिए बालक का चरित्र निर्माण हो सके, इस पर भी विद्यालय प्रबंधन को काफ़ी ध्यान देना है। तो यह भी एक सिद्धांत है। अगला देखते हैं छोटी छोटी बातों को भी महत्व देना है। जैसे कि विद्यालय के प्रबंध में छोटी से छोटी बात को ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी बातों की उपेक्षा किए जाने से
यह जो बातें हैं ये एक बड़ा बड़ा रूप धारण कर लेती हैं और प्रबंध में काफ़ी समस्याएं भी पैदा करती हैं। अतः विद्यालय का प्रबंध करते समय प्रधानाचार्य को छोटी से छोटी बात को भी उतना ही महत्व देना है जितना कि बड़ी बातों का। विद्यालय प्रबंधन में छोटी से छोटी बात को कभी हम अनदेखा नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको भी ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। अगला है भौतिक साधनों का प्रयोग कैसे करना है। विद्यालय प्रबंध में समस्त भौतिक संसाधनों की, जैसे कि पुस्तकालय हो गए, मैदान, फर्नीचर, भवन और अन्य सहायक उपकरणों का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए और इन तत्वों का प्रयोग बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। बच्चे जिस प्रकार से रुचि लेते हैं उसको पहले से देखा जाना चाहिए, उसके पश्चात ही उसके अनुसार भौतिक संसाधनों का उपयोग करना है, भौतिक संसाधनों का प्रबंध करना चाहिए। अब आगे देखते हैं, अगला है प्रबंध को साधन माना जाना चाहिए। प्रबंध को एक ध्येय ना मान करके साधन भी माना जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि प्रबंध को शिक्षा का उद्देश्य ही नहीं बल्कि शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन माना जाना है। तो ये भी एक सिद्धांत हो जाता है। अगला है स्पष्टता का। विद्यालय प्रबंध पूर्ण रूप से स्पष्ट तथा पारदर्शी होना चाहिए। इसमें ना भी किसी भी प्रकार का छुपाव नहीं करना है और ना ही इसके नियमों में किसी प्रकार की अस्पष्टता होनी चाहिए। इन दोनों बातों के न होने से विद्यालय प्रबंधन या फिर विद्यालय प्रबंध प्रभावकारी नहीं होगा और उसमें काफ़ी गड़बड़ियां भी हो सकती हैं। तो इसलिए स्पष्टता का भी ध्यान देना है। अगला है जो कि लास्ट है, अभिभावकों का सहयोग। तो ये आप पहले भी देख चुके हैं कि विद्यालय प्रबंध में अभिभावकों का सहयोग लिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिसमें अभिभावक के सहयोग से आसानी से संपन्न किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ अभिभावकों के सहयोग का परिणाम यह भी होता है कि विद्यालय समाज के काफ़ी निकट आते हैं, उनको समाज के बारे में पता चलता है। तो ये भी सिद्धांत बहुत ही आवश्यक हो जाता है विद्यालय प्रबंध करने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास काफ़ी पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को बस यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।